पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने की क्या कहानी है? हाँ, वो एक लंबी कहानी है आलोक। वो पहली बार ऐसा हुआ कि 2000 में मैं दुबई और दोहा के मुशायरे में गया और वहाँ मैं बहुत कामयाब हुआ। उसके बाद जब मैं लौट के आया तो 5 साल तक मुझे किसी ने नहीं बुलाया, कहीं नहीं बुलाया। तो मुझे पता चलता था कि हमारे जो शोरा हजरात वहाँ जाते हैं, तो शाम को मेरे साथ बैठते, कुछ ज्यादा तारीफ कराते हैं आपकी। हाँ, तो शाम को मेरे साथ बैठते भी हैं। तो उनसे जब कहा गया है वो खुशबीर सिंह शाद, तो कोई कहता है अरे नहीं, कौन खुशबीर सिंह शाद? किसी ने कहा अरे साहब वो इंडिया छोड़ गए, किसी ने कहा अरे साहब वो तो बहुत बड़ा आदमी है, वो तो कहीं जाता वाता नहीं। इस तरीके से 2005 में मेरे पास फ़ोन आया दिल्ली से हमारे एक दोस्त का कि अपना पासपोर्ट भेजिए, आपको पाकिस्तान जाना है, फ़ौरन भेजिए। तो मुझे हैरानी हुई क्योंकि अगले दिन जो है वो 1 अप्रैल थी। तो मेरी बीवी ने कहा कि ये तुमको कोई बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने कहा नहीं, भेजते हैं। खैर अगले दिन फिर फ़ोन आया, मैंने पासपोर्ट भेजा, वीज़ा लगा, मैं गया। वहाँ शायर कायद का एक बहुत बड़ा मुशायरा, अब इतना बड़ा नहीं होता, उस ज़माने में नेशनल स्टेडियम जो है जिसमें मैच होता है उसमें वो मुशायरा होता था, और पूरी दुनिया के शायर, और वो एक पूरी सीरीज़ चलती है। उस मुशायरे के बाद 15-20 दिन रोज़ मुशायरे होते हैं। और उस मुशायरे में मैंने पढ़ा और अगले दिन अखबारों में ये मेरा शेर, हेडलाइन, ये तेरा ताज नहीं है। तो मुझसे कहा कि देखो ये तुम्हारा शेर मैंने अपने कॉलम में इसका जिक्र किया है। तो मैंने कमाल होगी साहब। और उस शेर के हवाले से इस शेर ने मुझे पूरी दुनिया का सफ़र कराया है। जहाँ भी मैं गया हूँ इस शेर के, उसके बाद तो ये फिल्मों में आ गया। हल्ला बोल फिल्म में अजय देवगन ने ये मेरा शेर पढ़ा। जंग अखबार में इस शेर पे इदारिया लिखा गया। क्या बात। और इसके इतने जावियों से इस शेर को देखा गया। इसके जो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उससे भी जोड़ के देखा गया, एक आपकी खुददारी से जोड़ के देखा गया, वरक दर वरक खुलता है ये शेर। एक सिख ने ये शेर कहा है, हाँ। इस नजरिए से भी देखा गया। तो जिस शेर ने इतने हंगामे किए वो गजल ही हो जाए फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। इरशाद। बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। क्या कहने। बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, फिर उसके बाद हवा, फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, अभी तलक तो ये पत्ता शजर का हिस्सा है। क्या कहने शाद भाई, वाह वाह वाह। और एक बहुत नाजुक सा शेर है आलोक जी। जरूर दिल से कोई राब्ता है आंखों का। आहा हा, क्या मिसरा ही शेर है अपने आप में। जरूर दिल से कोई राब्ता है आंखों का, इसीलिए तो लहू चश्मे तर का हिस्सा है। क्या कहने, क्या कहने। ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी, हमारी पगड़ी है। ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। क्या कहने। ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। और ये इस शेर के शोर में मेरा मक्ता दब जाता है। मुझे अपना मक्ता बहुत पसंद है। ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। न जाने शाद तुझे कब समझ में आएगा। क्या बात है। न जाने शाद तुझे कब समझ में आएगा कि अब ज़मीर फरोशी हुनर का हिस्सा है। क्या कहने, वाह। न जाने शाद तुझे कब समझ में आएगा कि अब ज़मीर फरोशी हुनर का हिस्सा। क्या बात। तो ये गज़ल। शाद भाई, हम आप जैसे सीनियर्स को जब पढ़ते हैं बहैसियत तालिबे इल्म, तो एक बहुत ही नफीस इशारतन बात करते हुए नज़र आते हैं आप। पर अब नारेबाजी, सियासत और बहुत छिछली जो ज़बान है उसने शायरी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कितना फ़र्क पड़ता है इससे अदब पर? यह बात सही है कि जो तुम कह रहे हो कि ये जो हल्कापन आया है उसके पीछे ये बात कई बार हो चुकी है। तुम भी जानते हो, तुम भी मुशायरों का हिस्सा हो, पूरी दुनिया में जाते हो। कहीं ना कहीं एक जो परफॉर्मिंग आर्ट की शक्ल इख्तियार कर ली है मुशायरों में। हुआ क्या है कि सोशल मीडिया ने पूरा एंटरटेनमेंट हमारे बेडरूम में लाके खड़ा कर दिया। आपने रिमोट दबाया, आपने जो देखना चाहें आप, मुशायरे भी आते हैं, वो अपने हर पसंद के शायर को। अब लोग
सोचते नहीं हैं। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का। वो किसी मुशायरे में बैठे हुए थे तो किसी शायर ने मिसरा पढ़ा, तो वो लोगों ने पहला मिसरा उठा लिया। तो उन्होंने धीरे से कहा कि भाई जो शेर पढ़ते ही 10,000 लोगों को समझ में आ जाए तो वो शेर तो नहीं हो सकता, कुछ और होगा। तो वो माइक के पास बैठे थे, ये आवाज़ ऑडियंस में चलेगी, तो लोगों ने हंगामा कर दिया। बोले नहीं साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो शेर पढ़ते ही 10,000 लोगों को समझ में आ जाए वो शेर ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो रहा है और लोग भी इतने आराम तलब हो गए हैं। तो हो क्या रहा है कि मुशायरे जो है ना एक बिल्कुल एक परफॉर्मिंग आर्ट की शक्ल इख्तियार कर गए। मुशायरों में पैसा भी बहुत है, आराम भी बहुत है, हवाई जहाज़ के सफ़र हैं, 5 स्टार होटलों में स्टे है, दुनिया घूमने का मौका मिलता है, मुझे उसमें एतराज़ नहीं है। लेकिन भाई आप जिस काम की कमाई खा रहे हो उसके साथ इंसाफ तो करो। बेशक। लफाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है, सियासत हो रही है। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ अपने इंटरव्यू में कि एक अच्छा शेर जो है वो अखबार की सुर्खी बन सकता है, बनता है, लेकिन अखबार की सुर्खी कभी शेर नहीं हो सकती। क्या बात है। और अखबार की सुर्खियों को आजकल शायरी बनाया जा रहा है। वाह। ये ज़वाल हुआ है हमारी सोच का, हमारी शायरी का, और इसके लिए सिर्फ शायर नहीं, हमारे सामे भी जिम्मेदार हैं। अब वो पहले वाले वो सामाइन है ही नहीं। लेकिन एक बात मैं मायूस इसलिए नहीं हूँ, मतलब मैं चूँकि मुझे लोग मुशायरों का शायर नहीं मानते हैं, मैं भी नहीं मानता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं जाता हूँ मुशायरे में। मुशायरे में अगर 500 का मजमा है और मुझे अगर 10 लोग भी पसंद करते हैं तो मैं अपने आप को कामयाब समझता हूँ। वही कामयाबी है। तो मुझे लगता, अच्छा देखिए ना कि फारूकी साहब मुझे कहते रहे, अब किस बड़े शायर ने मुशायरे नहीं पढ़े? शहरयार मुशायरे पढ़ते थे, सरदार जाफरी, सरदार जाफरी पढ़ते थे, साहिर पढ़ते नहीं, इधर अब शहरयार थे, निदा फाजली थे। आप पाकिस्तान में देखिए इफ्तिकार आरिफ मुशायरे पढ़ते हैं, अहमद फराज पढ़ते थे मुशायरे, किश्वर नाहीद पढ़ती हैं, फहमीदा रियाज पढ़ते थे, हाँ फहमीदा रियाज पढ़ती थी, आपका परवीन शाकिर पढ़ती थी। ये मुशायरों से तो लोगों तक पहुँचे हैं। तो मुशायरों में खराबी नहीं है, मयार में खराबी है। आप अपने मयार से अगर कहीं समझौता करते हैं तो वो गलत है। आप इस बात की परवाह मत करिए कि ये सामने आलोक श्रीवास्तव बैठे हैं, इनको मेरा शेर समझ में आए। ये आलोक श्रीवास्तव का मसला, ये मेरा मसला नहीं है। बेशक। ये सोच के अगर मैं शेर सुनाऊंगा तब तो मैं अपना मयार बरकरार रख सकूंगा। आलोक जी को खुश करने के लिए शेर सुनाऊंगा तो जाहिर है कि आपको तो रोज ऐसे लोग मिल जाएंगे शेर सुनाने वाले। अच्छा, गज़ल की बात चली है, आपकी गज़लें मुख्तलिफ सिंगर्स ने गाई भी बहुत हैं, लेकिन वो उसमें कहीं आपका कोई हाथ नहीं रहा, वो अपनी तरफ से आए और आपसे गज़लें ले गए। फिल्मों में लिखने का भी आपको कोई शौक़ नहीं रहा। एक फ़िल्म आपने महेश भट्ट की लिखी भी, तो वो फिल्म भी नहीं चली, हालांकि वो गाना चला। गाना सुना मैंने, वो बहुत अच्छे सिंगर ने गाया था, रफाकत अली खान, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिंगर है। उसने मुझे मुलाकात हुई, कहा खुशबीर भाई आपने मुझे कितना अच्छा गाना लिख के दिया है। अब वो हुआ ये कि भट्ट साहब ने मेरे कुछ शेर सुने और उनको बहुत पसंद आए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया नंबर लेके कि जी प्रोग्राम में वो मौजूद थे। तो वो उन्होंने जो वहाँ कंपेयर थी तो उसने ये मेरे शेर पढ़े कि भट्ट साहब कि हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, हाँ, ज़रा सी बात पे आंखों को नम नहीं करते, बने बनाए हुए रास्तों पे चलते नहीं, तमाम लोग जो करते हैं हम नहीं करते। अच्छा, वो जाहिर है कि मैंने इससे अच्छे शेर भी कहे, अब उनको ये पसंद आ गया तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, उनसे मुझे फ़ोन किया कि साहब वो खुशबीर साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी मैं महेश भट्ट बोल रहा हूँ और भी आपका ये शेर सुना भी बहुत कमाल का लगा और बहुत कब। तो मैंने कहा यार कमाल है। तो मैंने इनको फिर पूरे शेर गज़ल सुना दी। तो कह रहा नहीं चलिए अब आपसे राब्ता रहेगा। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आ गया कि ये मेरी बेटी पूजा आपसे बात करेगी। अच्छा, हाँ, पूजा भट्ट। अरे सर कमाल है, ये तो मैंने ले लिया, ये तो मैंने ले लिया। तो वो उन्होंने वो शेर, तो अच्छा खुश हो गए। फिर भट्ट साहब लखनऊ आए तो उनसे मुलाकात हुई। अब भट्ट साहब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि साहब वो मेरी आने वाली 6 फिल्में खुशबीर सिंह शाह देखेंगे। अब वो अखबारों ने तो जाहिर है कि महेश भट्ट ने कहा, और तो मैं सेलिब्रिटी हो गया लखनऊ में। वो शायरी की वजह से नहीं हुआ, एक इस तरीके से हो गया। अब जिसको देखिए अब रोज़ मेरी खबरें छप रही हैं, वो हो रही है। उसमें कहीं ना कहीं मेरा ईमान डोला। मैंने कहा यार ये 6 फिल्में ये दे रहे हैं
और उसके वजह से मुझे कुछ काम करने की जरूरत क्या है। तो मेरा बिजनेस सत्यानाश हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। इसमें बहुत बड़ा हाथ महेश भट्ट का भी है, आज मैं पहली बार कह रहा हूँ। कुछ सुना दीजिए यहाँ पर। एक गजल मैं और सुनाता हूँ तुमको। इरशाद। रगों में जहर खामोशी उतरने से जरा पहले, क्या कहने। रगों में जहर खामोशी उतरने से जरा पहले, बहुत तड़पी कोई आवाज मरने से जरा पहले। ओहो। जरा सी बात है, कब याद होगी इन हवाओं को। हाय 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 हाय, जरा सी जरा बात सी है, बात है, कब याद होगी। कब याद होगी इन हवाओं को। मैं एक पैकर था जर्रों में बिखरने से जरा पहले। क्या बात है, वाह। मैं अशकों की तरह इस दर्द को भी जब्त कर लेता, मैं अशकों की तरह इस दर्द को भी जब्त कर लेता। मुझे आगाह तो करता उभरने से जरा पहले। क्या कहने, वाह। और शेर सुनना लोग। कोई सूरज से ये पूछे कि क्या महसूस होता है। कोई सूरज से ये पूछे कि क्या महसूस होता कोई है। सूरज से ये पूछे कि क्या महसूस होता है। बुलंदी से नशेबों में उतरने से जरा पहले। क्या कहने। और एक खौफ जो हम सब लिखने वालों का है, एक अप्रीहेंशन है कि कहीं तस्वीर रुसवा कर न दे मेरे तसव्वुर को। कहीं तस्वीर रुसवा कर न दे मेरे तसव्वुर को। कहीं तस्वीर रुसवा कर न दे मेरे तसव्वुर को। मुसव्विर सोच में है रंग भरने से जरा पहले। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह। सुना है वक्त कुछ खुश रंग लम्हे लेके गुजरा है। मुझे भी शाद कर जाता गुजरने से जरा पहले। क्या बात है। सुना है वक्त कुछ खुश रंग लम्हे लेके गुजरा है। मुझे भी शाद कर जाता गुजरने से जरा पहले। क्या बात है, शुक्रिया। वाह। शाद भाई, करीब करीब 30 साल से ज़्यादा का अदबी सफ़र, क्या और कितना फ़र्क आपको दिखता है हिंदुस्तान में जो शायरी हो रही है उसमें और दूसरे ममालिक में जो शायरी हो रही है उसमें। ऐसा है कि ये बात है आलोक, मुशायरे जो हो रहे हैं ना पूरी दुनिया में, ज़ाहिर है कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं, अमेरिका में कोई अमेरिकन तो शायरी समझता नहीं है, या यूके में कोई अंग्रेज़ तो नहीं समझता है, दुबई में कोई शेख तो इसी बर्रे सगीर के जो लोग वहाँ आबाद हैं जी, मुशायरे तो वही कराते हैं। तुम भी गए और दुबई हम लोग एक साथ गए। जी, फ़र्क ये है कि शायरी का बहुत यही शायर जो यहाँ पढ़ते हैं वो वहाँ बुलाए जाते हैं, वो जो लोग यहाँ यहीं के लोग, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग वहाँ रहते हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पर चूँकि मुशायरे बहुत ज़्यादा होते हैं, हिंदुस्तान भर में सैकड़ों मुशायरे हर महीने होते हैं। वहाँ पर अमेरिका में भी तुम गए हो, तुमने देखा कि साल में एक बार मुशायरे होते हैं, 1.5 महीने के मुशायरे होते हैं, 2 महीने का सफ़र होता है। और लोग 3-3, 4-4 घंटे की ड्राइव करके मुशायरा सुनने आते हैं। तो वो लोग तरसे हुए लोग हैं, वो अपने अदब से, अपने ये मिट्टी की खुशबू से दूर हैं। तो वहाँ जो ये लोग कद्र करते हैं वो यहाँ नहीं है। लेकिन शायरी तो वो भी वहाँ भी ऐसी ही चलती है कि बहुत बयार में वहाँ भी बहुत फ़र्क नहीं है। तो अभी ख़ास तौर पे जो इधर दुबई में मुशायरे हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, दुबई में बहुत अच्छे मुशायरे होते थे पहले, इधर एक बाढ़ सी आ गई है। अब उसमें कुछ नौजवान हिंदुस्तान पाकिस्तान के बिल्कुल एक, सब बुरे नहीं हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि इन नौजवानों ने अपनी एक टीम बना ली है, एक ग्रुप बना लिया है कि साहब अब हम किसी को, एक दूसरे को ही हम लोग मीर गालिब कहते रहेंगे और जो कुछ हैं। तो वो एक बड़े एक प्लान वे में ये लोग आए हैं, कमर्शियल एंगल लेके मुशायरों में आए, कब्जा करने के लिए नियत था। अब वो पीछे अदब की खिदमत नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बाकी जो बाहर मुशायरे हो रहे हैं, जो इंडिया में मुशायरे हो रहे हैं, मुशायरों में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छी शायरी पूरी दुनिया में हो रही है, बुरी शायरी पूरी दुनिया में हो रही है। इस बर्रे सगीर में अच्छी शायरी इंडिया में भी हो रही है, ख़राब शायरी पाकिस्तान में भी हो रही है, अच्छी शायरी पाकिस्तान के नौजवान भी कर रहे हैं। और जो सीनियर्स हैं, अब तो मैं तो इनको कहता हूँ कि जो आखिरी सबसे ऊपर की उम्र के जो लोग बैठे हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं,
इनकी अब अपनी एक ऑर्नामेंटल वैल्यू है, वो जिसको वो कैश कर रहे हैं। अब वो शायरी वायरी तो मैं नाम नहीं लूँ, किसी का नहीं लूँगा, वो 40 साल 50 साल से जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते आ रहे हैं, और सिर्फ एक उनकी इज्जत है, एक उनकी एक ऑर्नामेंटल वैल्यू मैं कहता हूँ। लेकिन शायरी जो है वो एक नए कुछ नौजवान हैं जो वाकई बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और इंडिया में ख़ास तौर पे मैं ये जिक्र करना चाहूँगा, तुम भी सबको जानते हो, बहुत से ऐसे नौजवान बड़ी पुख्तगी के साथ आ रहे बड़ी हैं, तैयारी के साथ। और हैरत की बात यह है कि नॉन मुस्लिम लड़के, बच्चे 25-25 साल के, 23-23 साल के, बाकायदा उर्दू के मिजाज से वाकिफ, गज़ल कहने के लिए आपको गज़ल के मिजाज से वाकिफ होना पड़ेगा। वो उस तैयारी के साथ आ रहे और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और आपको हैरान कर देते हैं। हैं। बेशक। तो ये तो हो रहा है ये, लेकिन वो दूसरे तरफ ये भी हो रहा है कि इन्होंने नॉन मुस्लिम, और मेरे सामने एक नॉन मुस्लिम पोएट ही बैठा है जो मेरे सामने भी तो सवाल मेरा ये है शाद भाई आपसे, वो बड़ा संजीदा है कि मालिक राम, चकबस्त, जगन्नाथ आज़ाद, फिराक गोरखपुरी साहब, गोपीचंद नारंग से लेकर कृष्ण बिहारी नूर तक, और उधर कुंवर महेंद्र सिंह बैदी सहर से लेकर खुशबीर सिंह शाद तक, चरागों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसने उर्दू में अपना खून, अपनी अक़ीदत, अपनी शिद्दत और अपना एहतराम सब कुछ दिया। मगर इधर कुछ अरसे से कुछ तासुब पसंद लोगों ने इसको एक अलग तरह का रंग दे दिया। अब चूंकि मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है कि जिससे मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि उन खिदमात को और इन खिदमात को अगर कोई इस तरह का रंग दे कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं उस पैमाने पर खरे नहीं उतरते उर्दू शायरी में, ख़ास तौर से नई जनरेशन में, तो मैं आपसे एक अथॉरिटी की तरह ये जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक फेयर है और कहाँ तक अनफेयर है। हाँ, इंडिविजुअल्स की बात की जा सकती है, वो सबके साथ होता है, और हर एक नॉन मुस्लिम राइटर को, पोएट को ये शिकायत कहीं ना कहीं रही है, बड़े से बड़े को, कि साहब वो मेरे साथ वो सलूक नहीं हुआ। और ये बात सही भी है, कहीं ना कहीं ये जहन में रहता है ये बात। और मुझसे तो कहा गया था कि भाई तुमको तो यार वो इसलिए छापते हैं शम्सुर रहमान फारूकी कि तुम सरदार हो, तो मैंने कहा भाई आप छप के दिखा दो उसके। और मैं बहुत, मुझे बुरा भी लगता था, अब मेरे अपने लोग कहते थे, तो मुझे वाली आसिफ साहब एक बात कहते थे, कहने का देखो कुछ भी प्रॉब्लम ये है, ये जो है ना, ये जो तुमसे कहते हैं ये मछली के बच्चे हैं, ये पानी में पैदा हुए हैं, इनको किसी ने तैरना नहीं सिखाया है। अब तुमने ऊपर से छलांग लगा के हाथ पैर मार के तैरना सीखा है और इनसे तेज तैर रहे हो, तो इनको तकलीफ तो होगी। तो वो बात मैंने अपनी गांठ में बांध ली कि मैंने कहा नहीं, अब मुझे किसी की बातों का असर नहीं। लेकिन ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं, बहुत से लोग नहीं हैं। अगर सब ऐसे होते तो जाहिर है कि आपको एग्जिस्टेंस ही ना होता। आप तुम कभी सम्मेलन में जाते हो, पूरी दुनिया में मुशायरे में भी जाते हो, और वो कितनी तुमको, तुम्हारी पजराई होती है, तुमको लोग कितना पसंद करते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि बाहर ऐसा होता है? बेशक नहीं। अपने ही ग्रुप में, अपने ही हलके में। अच्छा, मसला ये है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि मुशायरा एक कमर्शियल वो हो गया है, तो अब वो मामला हिंदू मुसलमान सिख का नहीं है, वो एक दूसरे को काटने का है कि इसको ये हटे तो मैं आऊँ, ये सबसे हटे तो ये क्यों है, और फिर ये श्रीवास्तव है यार, ये शेर क्यों कह रहा है यार, हाँ ये क्या बात। तो वहाँ ये फीलिंग आ जाती। तो लेकिन ये बहुत, मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ कि गिनती के लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। बेशक मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जाने कब ये मौसम बदले, आपका पहला शेरी मजमूआ, और अभी हाल में एक ही चेहरा था घर में। ये जो किताबों का सफ़र है, बहैसियत तालिब इल्म, एक नए स्टूडेंट की तरह अगर मैं खुशबीर सिंह शाद साहब से ख़ुद उनकी किताबों का सफ़र जानना चाहूँ, तो ये मेरे ख़्याल से 19 से ज़्यादा 20 के करीब किताबें आपकी शाया हो चुकी, गुरमुखी में, उर्दू में, स्क्रिप्ट में और देवनागरी में। तो ये पहली जब किताब छपी तो मुझे उस वक्त उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती थी, तो उस किताब की रस्म इजरा हुई, तो मुझे वाली आसिफ साहब ने जाने कब ये मौसम बदले, ये कब आई थी? 1992 में, शायद 92 था। तो
तो वो उन्होंने एक बात कही कि साहब ये आपकी किताब छपी है और ये मुबारक हो आपको, और लेकिन एक बात है कि जिस ज़बान में आप अपने एहसास का इजहार करते हैं, अगर आपको उसकी स्क्रिप्ट नहीं आती है तो आप उसमें कोई तरक्की नहीं कर सकते। क्या बात है। तो आप इसमें वादा करिए कि आप उर्दू सीखेंगे और आपकी जब अगली किताब आएगी तो वो उर्दू में होगी। तो मैंने कहा ठीक है साहब। मैंने फिर एक ट्यूटर, एक रिटायर्ड ऑफिसर थे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, तो उनसे मैंने कुछ हर्फ-शनासी सीखी, लिखना शुरू किया। फिर वो कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरी इस्लाह शुरू कर दी, तो मैंने कहा भई अब आप जाइए मेरे लिए इतना ही काफ़ी दूसरी है। किताब? दूसरी किताब भी मेरी हिंदी में आई इत्तेफाक से, देवनागरी। गीली मिट्टी। हाँ, गीली मिट्टी। गीली मिट्टी। और वो किताब बहुत पसंद की गई दोस्तों के हल्के में। हालांकि वो जैसी शुरुआती शायरी होती है, लेकिन आज जब मैं उस किताब को देखता हूँ ना, तो क्योंकि मेरी इब्तदाई शायरी थी, तो मेरी शायरी पे कई लोगों का असर है, उसमें कई लोगों का असर है। वो कहीं पर इफ्तिखार आरिफ है, कहीं पर अहमद फराज है, किसी में वाली यासी है, किसी में शुरुआत की किताबों में ये, और शुरुआत की ये शायरी आपकी मजबूरी है, उससे आप बच नहीं सकते। कहीं साहिर है। तो अच्छा, हमारे आज भी कई दोस्त कहते हैं यार तुम्हारी जो वो गज़ल किताब थी ना यार, वो, तो मैंने कहा ठीक है वो आपकी अपनी पसंद है, लेकिन जाहिर है कि वो मुझे तो शर्मिंदगी होती है कि यार वो असर से निकलने में एक उम्र लग गई। आज मतलब मुझे कम से कम खुद पे इतना तो एतमाद है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मैं अपना कह रहा हूँ, मेरी अपनी सोच है, मेरी ज़मीनें अपनी जहन में आती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी के कही हुई इस पे ना कभी ना कहूँ। बहुत कह चुका हूँ, सबकी ज़मीनों पे कहा। इधर जो भी 2-4 साल से जो कुछ भी हो रहा है, सब एकदम से बिसरे उभरते हैं और गज़ल हो जाती है, शेर हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सफ़र तय करना पड़ता है, इसके लिए गुजरना पड़ता है। उर्दू रस्मुल ख़त में पहली किताब चलो कुछ रंग ही बिखरे, ये 2000 में आई थी, और ये दुबई में इसकी रस्म इजरा हुई थी। जंग अखबार जो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है उर्दू का, ये पहली किताब थी आपकी जो उर्दू रस्मुल उर्दू ख़त में आई थी। तो ये महमूद शाम साहब के हाथों इसकी रस्म इजरा दुबई में हुई थी। जी। उसके बाद यही किताब 2005 में पाकिस्तान के बहुत बड़े पब्लिशर हैं वेलकम बुक पोर्ट, उन्होंने इसको पाकिस्तान में छापा था, और वो बहुत ज़्यादा बिकी किताब, वहाँ बड़ी मकबूल हुई किताब। तो उसके बाद तो फिर एक सिलसिला शुरू हो गया, कई किताबें आती गई, लिखते गए, आते गए। तो अब तो ये नंबर है, बस ये है कि इतनी हो गई, उतनी हो गई। तो वो सफ़र है, चूँकि अब कुछ ना कुछ करते रहना है। कि जब आप कई बातें इतनी आसानी से कहते हैं, वो दिल की बातें होती हैं। जैसे मैं लखनऊ से शिफ्ट हुआ, तो मैंने बहुत बड़ा मकान था वो, तो मैंने एक छोटा सा एक फ्लैट ले लिया, उसकी आराइश हो रही थी। तो एक शेर हुआ, एक गज़ल, तो उसमें शेर ये हुआ कि नए घर को सजाने में लगा हूँ, नए घर को सजाने में लगा हूँ, पुराना घर बहुत याद आ रहा है। तो ये जो महसूस करता है ना, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपने क्या मिस किया है ज़िंदगी में, आपने क्या खोया है। और एक और शेर था हिजरत पे, जो मैंने कहा था कि एक हिजरत जिस्म ने की, एक हिजरत रूह ने, एक हिजरत जिस्म ने की, एक हिजरत रूह ने, इतना गहरा ज़ख्म आसानी से भर जाएगा क्या। क्या बात है, वाह। तो ये जो आप जीते हैं ज़िंदगी, तो उसको अगर आप ईमानदारी से कह सकें अपनी बात, अपनी शायरी में, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी अहम बात होती है। चलिए शाद साहब, आप बज़्म ख़ास की इस ख़ास महफ़िल, एक मुलाकात में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत कुछ सीखने को मुझे पर्सनली मिला। बहुत कुछ बातें ऐसी रहीं जो अब बहुत दिनों तक याद रहेंगी। बज़्म ख़ास की तरफ से और एक मुलाकात की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए।